सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रज़ा और आप देख रहे हैं रज़ाग्राफी का इंटरनेशनल प्राइम टाइम रिपोर्ट, जिसके अंदर हम दुनिया भर की बड़ी बड़ी खबरें आपको बताते हैं। इस रिपोर्ट की पहली और सबसे बड़ी खबर ये है कि आखिरकार सीरिया पर एक बार फिर से तुर्की ने बड़ा हमला कर दिया। ऐसा हमला किया कि कुर्दिश के 4 सीनियर कमांडर, महिला कमांडरों का कत्ल कर दिया। इस कत्ल में, इस हमले में, इस ड्रोन हमले में बड़ा नुकसान कुर्दिश लड़ाकों का हुआ है। आइए दोस्तों, पहले मैं वो झलक आपको दिखाता हूं कि किस तरह से फिल्मी अंदाज में तुर्की की सेना ने ड्रोन एयर स्ट्राइक सीरिया पर किया। दोस्तों, इतना ही नहीं, हवाई हमला नहीं, मैं आपको बता दूं कि तोपें भी दागी गई थी। उनकी तस्वीरें भी मैं आपको दिखाना चाहता हूं। दोस्तों, अब आते हैं मेन बात पर। यह हमला जो आपने देखा, इस हमले में 4 कुर्दिश सीनियर कमांडर, महिला कमांडर मारी गई हैं, जिसमें से एक सीनियर महिला कमांडर जिनका नाम सलवा यासूक बताया गया है। ये पिछले 10 साल से अमेरिका के साथ जुड़ी हुई थी और इन्होंने कई अमेरिकी नागरिकों की जान बचाई। इस बात को अमेरिका ने खुद माना है। अब तुर्की ने जिन 4 कुर्दिश महिलाओं का कत्ल किया है, वो चारों की चारों अमेरिका की सपोर्टर थीं और अमेरिका उनको पीछे से सपोर्ट करता था। दोस्तों, अमेरिका के मीडिया में खुलकर इस महिला का और कुर्दिश लड़ाकों का अब समर्थन दिखाया जा रहा है और ख़ास करके अमेरिका ने इस बात को एक्सेप्ट किया है कि इसमें कोई शक नहीं कि जिस महिला को तुर्की ने मार दिया है, उनकी वजह से कई अमेरिकियों की जान बची। जानकारी मेन तो ये है कि पिछले 10 सालों से कई साल लगातार इनको हो गए हैं ISIS यानी दाइश आतंकवादियों के खिलाफ सीरिया में ये लड़ रही थीं। आपको बता दूं कि ये जो ग्रुप था, जो कुर्दिश ग्रुप से जुड़ी हुई थी, ये ग्रुप ईरान के खिलाफ है, तुर्की के खिलाफ है और कई देशों के खिलाफ है, लेकिन फ़ायदे में ये सब इजराइल के चला जा रहा है और अमेरिका के, क्योंकि पीछे से अमेरिका और इजराइल इन कुर्दिश को सपोर्ट कर रहे थे। अब खिचड़ी इस प्रकार से पक चुकी है कि बिना बात के मारा कुर्दिशों को है, लेकिन बिना बात के अमेरिका और अब तुर्की आमने सामने आ सकते हैं। टकराव की स्थिति एक बार फिर से अमेरिका और तुर्की के बीच कुर्दिश को लेकर हो सकती है। सीरिया पहले से ही नाराज है तुर्की से, ऊपर से एयर स्ट्राइक कर दिया। अब एयर स्ट्राइक करने के बाद उल्टा तुर्की के फॉरेन मिनिस्टर ने मक्खन का हाथ फेरते हुए सीरिया से कहा है कि पॉलिटिकल हो या किसी भी तरह से सपोर्ट हो, हम सीरिया की सरकार की हर तरह से सीरिया सरकार की मदद करेंगे। अब बशर अल असद शायद इसी वजह से खामोश बैठ जाएं और हमला करने की पूरी उनको छूट देंगे, भाई हाँ आओ करो, क्योंकि बशर अल असद को अपनी सरकार बचानी है। दोस्तों, अमेरिका से अभी तुर्की की बात फिलहाल तक नहीं बिगड़ी है, क्योंकि लेटेस्ट जानकारी यही आई है कि तुर्की ने कहा है कि F-16 जो विमान फाइटर जेट लेने की बातचीत चल रही है, वो अभी तक सही चल रही है और F-16 विमान को अपग्रेड करने वाली एक जो किट हम खरीदना चाहते हैं, परचेज जो हम अमेरिका से करना चाहते हैं, उसके लिए भी अभी तक हमारी अमेरिका से बातचीत बिल्कुल ठीक चल रही है। दोस्तों, अब मैं थोड़ा सा यहाँ पर आपको रोकूंगा और अब मैं आपको फिलिस्तीन ले चलूंगा। फिलिस्तीन में हर दिन झड़प होती है, आप और हम भूल जाते हैं, लेकिन फिलिस्तीनियों को मत भूलिए, आपसे गुजारिश है। फिलिस्तीन में इजराइल की पुलिस और आम लोगों की झड़प हुई और इस झड़प में
एक 16 साल का बच्चा मारा गया इजरायली मिलिट्री के हाथों। बता दूं कि झड़प हुई, झड़प में इजराइल की आतंकी पुलिस ने सीधा 16 साल के बच्चे को गोली मार दी। दोस्तों वहीं आपको बता दूं कि इजराइल ने मिडिल ईस्ट को पहले डराया ईरान से, फिर ऑफर रखा कि हम ईरान की मिसाइलों से आपको बचाने के लिए डिफेंस सिस्टम बनाएंगे और आपके सभी अड़ोस पड़ोस समेत आपके यहाँ भी तैनात कर देंगे ताकि उससे आपका बचाव हो सके। कई सारे देशों ने चुप्पी साध के रखी कि इससे ईरान नाराज़ ना हो जाए, लेकिन तुरंत अमेरिका निकलकर सामने आया और अमेरिका ने अब कहा कि ये ही एक रास्ता बचा है जिससे मिडिल ईस्ट को सेफ किया जा सकता है और ईरान के खतरे को कम किया जा सकता है। दोस्तों इसी के साथ आपको बता दूं कि फिलिस्तीन के प्राइम मिनिस्टर ने जर्मनी के प्राइम मिनिस्टर से मुलाकात करते हुए कहा कि 1967 का जो 2 स्टेट सॉल्यूशन अरब की तरफ से था, यानी 2 स्टेट सॉल्यूशन जो था उससे हम बहुत दूर जा रहे हैं, ये फिलिस्तीन के प्राइम मिनिस्टर ने कहा। और साथ में ये भी कहा कि सिर्फ दूर नहीं जा रहे हैं बल्कि इजराइल हमारे इलाकों पर आगे बढ़ता जा रहा है, कब्जा करता चला जा रहा है और काफ़ी गंभीर स्थिति है। हम जर्मनी से ये रिक्वेस्ट करते हैं कि इजराइल को इस काम के लिए रोके और साथ में फिलिस्तीन को मान्यता दे। दोस्तों इसी के साथ 3 दिन पहले मैंने आपको बड़ी जानकारी ईरान के तरफ से दी थी कि ईरान को बड़ी कामयाबी ये मिली है कि मोसाद के खुफिया एजेंट गिरफ्तार तेहरान के अंदर किए हैं। ईरान ने अब एडिशनल जानकारी देते हुए बताया है कि हमने 5 मोसाद के एजेंट को पकड़ा है, जिनमें से एक उनका हेड है और 4 उनके साथी हैं। पूछताछ लगातार जारी है और 5 ने यह एक्सेप्ट किया है कि उनका ताल्लुक मोसाद से है। वहीं पर आपको बता दूं कि चीन पूरी तरह से फिलिस्तीन के साथ यूनाइटेड नेशन में खड़ा हुआ नजर आया। आपको बता दूं कि यूनाइटेड नेशन यानी संयुक्त राष्ट्र संघ में खुले आम डंके की चोट पर चीन ने बोला कि सिर्फ 1-2 मुल्क को नहीं बल्कि पूरी दुनिया के सभी मुल्कों को एक साथ खड़े होकर फिलिस्तीनियों के लिए आवाज़ उठानी चाहिए और 2 स्टेट सॉल्यूशन के लिए बोलना चाहिए और फिलिस्तीन पर हो रहे जुल्म को रोकने के लिए आवाज़ उठानी चाहिए। दोस्तों वहीं पर बात करूं सऊदी अरब की, तो सऊदी अरब के प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान फ्रांस पहुंच गए हैं। आपकी स्क्रीन पर वो एक्सक्लूसिव तस्वीर जिसमें मोहम्मद बिन सलमान आपको फ्रांस की ज़मीन पर नज़र आएंगे। इमैनुअल मैक्रोन से उन्होंने मुलाकात करते हुए दुनिया भर के बड़े बड़े मुद्दों जैसे कि आप जानते हैं यूक्रेन और रशिया की जंग, उसके अलावा उस जंग की वजह से भुखमरी, तेल की कीमत, तेल की कमियां, खाद्य पदार्थ, कोयला, इन सब के रेटों में उतार चढ़ाव और ख़ासकर खाड़ी में ईरान को लेकर तनाव, इन सभी मुद्दों पर बातचीत करी है। लेकिन दूसरी तरफ जनता फ्रांस की इमैनुअल मैक्रोन के खिलाफ हो गई है क्योंकि वहाँ के लोग मोहम्मद बिन सलमान को अच्छी नज़र से नहीं देखते। जमाल खाशोगी पत्रकार का कातिल मानते हैं और इसी वजह से वहाँ के लोग मोहम्मद बिन सलमान का विरोध भी कर रहे थे। वहीं दोस्तों एक कदम आगे बढ़ के बताएं आपको तो चीन ने खुद बात करी है। शी जिनपिंग ने यानी चीन के राष्ट्रपति ने खुद ईरान के राष्ट्रपति से फ़ोन पर बातचीत करते हुए कहा है कि ईरान हमारा महत्वपूर्ण साथी है, बहुत ज़रूरी साथी है। हम अपना बड़ा बड़ा प्रोजेक्ट ईरान के अंदर लेके जाएंगे और ईरान के साथ कई सारी डील करेंगे जिसमें विकास मोदी जी वाला नहीं, जेन्युइन जो विकास है उस विकास की तरफ आगे बढ़ेंगे और साथ में चाहे वो एजुकेशन फील्ड हो, चाहे वो रक्षा की फील्ड हो, चाहे वो बिजनेस फील्ड हो, हर फील्ड में हम ईरान के साथ कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ने को तैयार है, ऐसा शी जिनपिंग ने खुद कह दिया है। दोस्तों इतना ही नहीं, चीन ने यह तक कह दिया है कि आने वाले 25 सालों में चीन ईरान में $400 बिलियन इन्वेस्ट करने वाला है। इससे आप समझ सकते हैं कि ईरान कितना मजबूत होगा, साथ में ईरान की मजबूती छोड़िए ईरान के दुश्मनों को कितना दर्द होगा, ये ज़रूरी है।
वहीं पर ईरान ने अपने दुश्मनों के सर के दर्द में एक नया दर्द डालने के लिए ऐलान किया है कि हम स्पीडी बोट बना रहे हैं। जी हां, पानी में फुर्ती से दौड़ने वाली बोट, जिसके जरिए हमने बहुत सारे ऑपरेशन कामयाबी से किए हैं, क्योंकि वो रडार पर इतनी आसानी से पकड़ में नहीं आती और अपना ऑपरेशन करके वापस भी आ जाती हैं। हम लगातार तेजी से स्पीड बोट बना रहे हैं। दोस्तों, अब बात करेंगे ईरान की, तो ईरान के अंदर के हालात हम आपको बता देते हैं। ईरान के अंदर इस वक्त गर्मी इस कदर है कि हवाई जहाज का टायर तक पिघल गया है। आपकी स्क्रीन पर यह देखिए, ईरान का एयरपोर्ट, वहां पर खड़ा हुआ एक ईरानी फ्लाइट ATA एयरलाइन MD-83 मशहद एयरपोर्ट पर खड़ा हुआ था, जिसका टायर पिघल गया, जिसके बाद आनन फानन सभी यात्रियों को सही सलामत उस जहाज से उतारा गया। वहीं आपको बता दूं, एक तरफ ये गर्मी है, दूसरी तरफ तेहरान में आ जाइए, यानी राजधानी में, वहां पर भूस्खलन हुआ है, यानी जमीन खिसकी है, पहाड़ खिसका है और फिर बाढ़ भी आई है। बाढ़ ऐसी आई है और इन सब चीजों में लगभग 24 लोग मारे गए हैं और दर्जनों अभी तक गायब हैं। कई सारी तस्वीर सामने आई हैं जो आपको डिस्टर्ब कर सकती हैं। देखिए, بیا در میاد زحمان رو ببرن بالا، زحمان رو این ماشین رو برن، زحمان رو ببرن بالا. بچه‌ها یه نفر بره پایین کمک दोस्तों, ईरान के साथ अमेरिका की तरफ से जो बातचीत करने वाला ऑफिसर है, मैकगर्क नाम का व्यक्ति, उन्होंने क्लियर कट मना कर दिया है कि ईरान के साथ बातचीत अब नहीं हो सकती, ये डील फेल हो चुकी है, क्योंकि ईरान कुछ नई नई बातें इसमें ऐड करवाना चाहता है जो पॉसिबल नहीं है। वैसे तो ईरान और इराक दोनों बेहद करीब हैं, बहुत करीबी मित्र हैं, एक दूसरे के साथ चलते हैं। ईरान काफ़ी बड़ी तरह से मदद करता है इराक की और इराक का हाथ थामकर हमेशा आगे चलता है, लेकिन ज़मीनी हकीकत इस वक्त कुछ और है और बहुत सारे लोग मुझसे नाराज़ फिर से हो जाएंगे, लेकिन हमेशा से याद रखिएगा, जैसे आखिरी बार जलील हुए थे माफ़ कीजिएगा, फिर हो जाएंगे, क्योंकि हम झूठ नहीं दिखाएंगे, सच दिखाएंगे और सच के सिवा कुछ नहीं दिखाएंगे। इसलिए हसद, परेशानी, नफरत, बुग़्ज़, अंधभक्ति, इन सबको किनारे उतार कर हमारे सामने आया कीजिए ताकि आप सच बर्दाश्त कर सकें। इराक के अंदर चुनाव होने वाले हैं, बहुत सारे नेताओं ने अपने नाम दिए, वहाँ पर एक और नेता जो मौलाना हैं वो चुनाव के लिए आए कि हम भी लड़ेंगे राष्ट्रपति का चुनाव, जिसमें क्लियर ये बात आई कि वो मौलाना ईरान के पूरे ख़तरनाक लेवल के सपोर्टर हैं। अब जनता पूरी इराक की सड़कों पर उतर आई कि कुछ भी हो जाए, ये इंसान जो ईरान का सपोर्टर है ये चुनाव नहीं लड़ेगा। क्यों? क्योंकि खुदा न खास्ता अगर ये गलती से जीत गया
तो खुद ही ईरान के इतने बुरे हालात हैं। ईरान के नक्शे कदम पे अगर इराक चला गया तो इराक भी भूखा प्यासा हो जाएगा, ऐसा वहां के लोगों का कहना है। हालात ऐसे हैं, रुक जाइए बिना कुछ बोले सुन लीजिए पहले मेरी बात। इराक के हालात ऐसे हैं कि लोग संसद के अंदर घुस गए हैं, यकीन नहीं आ रहा है। ये देखिए, ये है संसद। देख लिया दोस्तों, इराक के हालात काफ़ी ख़राब। दोस्तों इसी के साथ आपको बता दूं, अब जो ख़बर आपको बताने और दिखाने वाला हूं, आपका ईमान और अल्लाह पर पक्का हो जाएगा। दोस्तों अल्लाह की कुदरत, वाह, रेगिस्तान में भी बाढ़ ला दे वो अल्लाह की कुदरत है। जी हाँ, UAE यानी अरब यानी दुबई, रेगिस्तान जहाँ चिलचिलाती हुई धूप नज़र आती है, आदमी पसीने छोड़ता रहता है, वहाँ पर बाढ़ आ गई है। UAE के कई अलग अलग हिस्सों में अजी ऐसी बाढ़ है कि ऐसे के ऐसे मकान धंस रहे हैं पानी के अंदर। कैसे और धंस कैसे रहे हैं? रेगिस्तान है, मकान है, नीचे से पानी आया, बाढ़ आई, रेगिस्तान हटा, मकान धड़ाक से नीचे, पूरी मार्केट ऐसे ही नीचे बहती जा रही है। कई सारी तस्वीर आपके सामने बैक टू बैक। दुबई حاليا هذه اجوانا في منطقة العقة وانت جاي من الفجيرة متجه لخور فكان. صراحة الوضع فيه خطر، هذاك عالق هناك وفي واحد عالق هناك، واللي هناك شل الوادي، والجماعة علقوا هني والحمد لله في امان. ان شاء الله الوضع تمام، الجماعة ما مقصرين، اي واحد عالق يساعد. दोस्तों इसके आगे की खबर थोड़ी देर बाद, तब तक इसको देखिए, शेयर कीजिए, इसका पार्ट 2 भी आएगा क्योंकि खबरें काफ़ी सारी हैं। मैं हूं रज़ा और आप देख रहे हैं रज़ाग्राफी। जय हिंद। तेरा बाप आया।